हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी में आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 37 उत्परिवर्तन। सबसे पहले देखते हैं इस पाठ के मुख्य टॉपिक में पहले हम उत्परिवर्तन पढ़ेंगे जिसकी हम परिभाषा और प्रकार देखेंगे। उसके बाद हम इसका आनुवंशिक कोड, इसकी भी परिभाषा और विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मानव जीनोम परियोजना, इसका लक्ष्य, विधि और विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर अपन शुरू करेंगे डीएनए अंगुली छापन, इसका सिद्धांत, विधि और अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे क्लोनिंग, इसकी परिभाषा, प्रकार और अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उत्परिवर्तन। अगर इसकी परिभाषा देखें तो जो आनुवंशिक पदार्थ होता है जैसे जीन है या गुणसूत्र है, उसमें अचानक हुए, ध्यान रखना, अचानक हुए स्थायी और वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब जीन या गुणसूत्र में कोई ऐसा अचानक परिवर्तन हो जो स्थायी भी हो और वंशागत भी हो, उससे उत्परिवर्तन कहेंगे। इसके खोजकर्ता थे ह्यूगो डी व्रिच। इसके लिए इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज नामक पादप पर अध्ययन किया था। इस पादप का वैज्ञानिक नाम है आइनोथोरा लेमार्कियाना। अब अगर हम परिभाषा देखते हैं उत्परिवर्तन जन क्या होते हैं, तो वे भौतिक, रासायनिक या जैविक कारक जिनके कारण उत्परिवर्तन प्रेरित होता है, यानी उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों को ही उत्परिवर्तन जन कहते हैं। अगर भौतिक उत्परिवर्तन का उदाहरण देखें तो अल्ट्रावायलेट किरणें, रेडियो एक्टिव किरणें यानी अल्फा बीटा गामा किरणें, तापमान और विद्युत। रासायनिक उत्परिवर्तन जन का उदाहरण देखें तो मस्टर्ड गैस, एक्टिनोमाइसिन डी, एलएसडी का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड, और यूरिथेन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जैविक उत्परिवर्तन जन में आते हैं कुछ विषाणु। अब हम पढ़ते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार। तो इस चार्ट के द्वारा अगर अपन देखें दो प्रकार का है। पहला है जीनी, जिसे बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, और दूसरा है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीनी या बिंदु उत्परिवर्तन के अगर प्रकार देखें तो इसमें आता संक्रमण, अनुपतन, फ्रेम शिफ्ट, अपार्य, निरर्थक और नीक। इसी प्रकार अगर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के उदाहरण देखें तो ये दो प्रकार का है। संख्यात्मक गुणसूत्रीय पहला ये है संरचनात्मक, पहला है संख्यात्मक और दूसरा ये जो है ये है संरचनात्मक। अब संरचनात्मक है, संख्यात्मक ये दो प्रकार का है, असुगुणिता और सुगुणिता। सुगुणिता दो प्रकार की है, स्वबहुगुणिता और परबहुगुणिता। संरचनात्मक है ये वापस चार प्रकार का, विलोपन, स्थानांतरण, प्रतिलोमन और द्विगुणन। विलोपन दो प्रकार का है, अंतस्थ हीनता और अंतरालीहीनता। विलोपन को हीनता भी कहते हैं। स्थानांतरण दो प्रकार का है, एक पार्श्विक स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण। प्रतिलोमन दो प्रकार का है, परिकेंद्रीय प्रतिलोमन और पराकेंद्रीय प्रतिलोमन। अब शुरू कर रहे हैं जीनी या बिंदु उत्परिवर्तन। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो जीन के नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से, एजीसीटी, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन में अचानक हुए परिवर्तन जीनी उत्परिवर्तन कहलाते हैं। और ये जीन है, ये गुणसूत्र पर बिंदु के समान होते हैं, बिल्कुल पॉइंट के समान होते हैं। इस कारण जीनी उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं जीनी उत्परिवर्तन की विशेषता। देखिए इसकी पहली विशेषता है कि जीनी उत्परिवर्तन पूर्णतः अनिश्चित होते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं होते, ये कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इसका मतलब जीनी उत्परिवर्तन है वो किसी पूर्व अनुमान के हो सकते हैं, इसका कोई पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, जीन कितनी भी बार उत्परिवर्तित हो सकता है, यानी जरूरी नहीं एक बार होता है, वो बार बार उसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। और उत्परिवर्तित जीन है वो कुछ समय के लिए वापस अपनी सामान्य अवस्था में रह सकता है, जो उसकी पहले वाली अवस्था थी उत्परिवर्तन से पहले, वो वापस उसमें आ सकता है। और देखिए जीनी उत्परिवर्तन एक दिशा में होता है, यानी ये एक स्थिति से पूरा होकर पुनः उत्परिवर्तित होते हुए अपनी मूल या सामान्य अवस्था बदल सकता है। अच्छा, लगभग सभी जीवों में वर्तमान में पाए जाने वाले जीन किसी न किसी मूल जीन के उत्परिवर्तित रूप ही है। वर्तमान में जो भी जीव है, इनमें जो भी जीन है वो किसी मूल जीन के ही उत्परिवर्तित रूप है। कुछ उत्परिवर्तित रूप प्रभावी होते हैं जो अपना विशेषक लक्षण प्रकट करते हैं, तो कुछ उत्परिवर्तित अप्रभावी होते हैं जो अपना लक्षण प्रकट नहीं करते हैं। अगला, अधिकतर उत्परिवर्ती जीन जीवों के लिए हानिकारक होते हैं।
और कोशिकाओं में जटिल उपापचयी क्रियाओं को हानिकारक प्रभाव प्रकट करते हैं। इस कारण ये हानिकारक जीन उसी जीव के साथ नष्ट भी हो जाते हैं। प्रभावी जीन उत्परिवर्तन हानिकारक होने पर जीव की मृत्यु हो जाती है तथा जीव के साथ ही वो समाप्त हो जाता है। जबकि अप्रभावी जीन है, ये जीव की जनसंख्या में लगातार लंबे समय तक बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कारण जीव की मृत्यु नहीं होती है। यानी प्रभावी उत्परिवर्तित रूप है, वो तो जीव के साथ ही मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन अप्रभावी जीन वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता रहेगा। और कुछ प्रभावी उत्परिवर्तित जीन का प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म होता है, अतः ऐसे जीन भी लंबे समय तक जनसंख्या में बने रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं जीनी उत्परिवर्तन के प्रकार। ये 6 प्रकार का होता है। पहला संक्रमण, दूसरा अनुप्रस्थन, तीसरा फ्रेम शिफ्ट, चौथा अपारियातक, पांचवा निरर्थक और छठा नीक। पहले पढ़ते हैं संक्रमक। इसमें क्या होगा कि जो प्यूरिन नामक नाइट्रोजन क्षारक है यानी ए और जी, इसके स्थान वापस प्यूरिन आएगा। या पिरामिडिन है कौन, सी और टी, इसके स्थान वापस पिरामिडिन आएगा। यानी ए हटा तो वहां जी आ जाएगा, या जी हटा तो ए आ जाएगा। इसी प्रकार सी हटा तो वहां टी आ जाएगा और टी हटा तो वहां सी। यानी संक्रमण में प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन और पिरामिडिन के स्थान पर पिरामिडिन नाइट्रोजन क्षारक आते हैं। तो अनुप्रस्थन में क्या होता है, इसमें प्यूरिन यानी एजी के स्थान पर पिरामिडिन यानी सीटी और पिरामिडिन के स्थान पर प्यूरिन यानी एजी। जैसे ए हटा तो टी आ गया, या टी हटा तो ए आ गया। इसी प्रकार टी हटा तो जी आ गया, या जी के स्थान पर टी आ गया। या जी हटा तो सी आ जाएगा, या सी के स्थान पर जी आ जाएगा। या सी हटा तो ए आ जाएगा, या ए के स्थान पर सी। यानी प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन और पिरामिडिन के स्थान पर प्यूरिन का प्रतिस्थापन हो जाए तो वो था अनुप्रस्थन। यानी इन दोनों में प्रतिस्थापन होता है, एक नाइट्रोजन क्षारक घटेगा तो दूसरा आएगा। लेकिन फ्रेम शिफ्ट है, इसमें एक या अधिक नाइट्रोजन क्षारक का या तो विलोपन हो जाएगा यानी जीन से निकल के नष्ट हो जाएंगे, या फिर उनका योजन यानी एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। अब अगला पढ़ते हैं अपन अपार्यक। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन हुआ है इसके कारण जीन है, इस जीन के जो परिवर्तन है इसके कारण जो आनुवंशिक कोड है उससे प्रोटीन में दूसरा अमीनो अम्ल आ जाता है। यानी जो नाइट्रोजन क्षारक बदला इसके कारण जो जीन में परिवर्तन हुआ और जो आनुवंशिक कोड में परिवर्तन हुआ, तो वो आनुवंशिक कोड जब बदल गया तो उसके स्थान पर दूसरा अमीनो अम्ल आ जाएगा, जिसके कारण लक्षण प्ररूप में भी परिवर्तन होगा। ऐसे कहलाएंगे अपार्यक। जैसे अपन ने पढ़ा था सीकल सेल एनीमिया, जिसमें वैलिन के स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल आ गया था। दूसरा निरर्थक। इसमें क्या होता है, जीन उत्परिवर्तन के बदले कोड, मतलब जिस कोड में जीन के अंदर उत्परिवर्तन हुआ है उसके पहले निरर्थक कोड आ जाता है। मतलब निरर्थक कोड के बाद में जीन में उत्परिवर्तन हुआ। और निरोधक कोड क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है। इस कारण जीन के जिस भाग में उत्परिवर्तन हुआ वो भाग प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता ही नहीं है। यानी जीन के उस भाग में उत्परिवर्तन हुआ जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में नहीं हो रहा है, तो कहलाएगा निरर्थक। और नी कब कहेंगे, जब जीनी उत्परिवर्तन तो हो गया लेकिन लक्षण रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो वो कहलाता नी। तो ये हमने पहला उत्परिवर्तन पढ़ा, जीनी उत्परिवर्तन। अब दूसरा शुरू कर रहे हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। इसमें क्या है, पहले परिभाषा देखते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या और संरचना में अचानक होने वाला परिवर्तन ही गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। मतलब गुणसूत्र की संख्या और संरचना में अचानक परिवर्तन होगा। तो इस आधार पर ये 2 प्रकार का है। पहला संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा संरचनात्मक। संख्यात्मक 2 प्रकार का होगा, सुगुणिता और असुगुणिता। और संरचनात्मक 4 प्रकार का होगा, विलोपन, स्थलांतरण, प्रतिलोमन और द्विगुणन। अब पढ़ रहे हैं अपन पहला उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। इसकी परिभाषा देखें तो गुणसूत्र की संख्या में यानी कमी या वृद्धि होगी, इसके कारण जो परिवर्तन होता है वो कहलाता संख्यात्मक उत्परिवर्तन। यानी इसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होगा। ये 2 प्रकार का है, पहला सुगुणिता और दूसरा अशुगुणिता। पहले पढ़ते हैं सुगुणिता। इससे पहले अपन जीनोम की परिभाषा पढ़ते हैं।
तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को जीनोम कहते हैं। कोई भी जीव है उसमें जो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या वो जीनोम कहलाएगी। तो सुगुणिता में क्या होगा सुनिए, इसमें जीनोम में कमी या वृद्धि होगी, यानी बढ़ेगा तो पूरा का पूरा जीनोम बढ़ेगा या पूरा का पूरा जीनोम घटेगा। जैसे मान लो n था, उससे 2n हो जाएगा बढ़ करके, या 2n से 3n हो जाएगा, या 3n से 4n, या 4n से 5n। तो ये कहलाएगा सुगुणिता। अब वापस इसका उल्टा भी हो सकता है, 5n से 4n, 4n से 3n, 3n से 2n भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली बहुगुणिता ही होती है। बहुगुणिता में क्या होती है, जीनोम में वृद्धि के कारण गुणसूत्रों के 2 या 2 से अधिक समुच्चय हो जाते हैं, यानी n से 2n हो गया, या 2n से 3n हो गया, या 3n से 4n हो गया। तो ये जो जीनोम बढ़ रहा है इस घटना को बहुगुणिता कहते हैं। अच्छा, बहुगुणिता है ये, अगर इसके प्रकार देखें तो 2 प्रकार की है। पहली स्वबहुगुणिता और दूसरी परबहुगुणिता। स्वबहुगुणिता में क्या होगा, इसमें कोशिका स्वयं ही अपने जीनोम में वृद्धि करती है अपने आप ही, और इसके लिए एक रसायन काम में लेते हैं कोलचिसिन। और ये जो कोलचिसिन है ये कोल्चिकम ऑटोमनेल नामक घनकंद से प्राप्त किया जाता है। इस कारण ये ध्यान रखना, पूछते हैं कोलचिसिन किससे प्राप्त करते हैं, कोल्चिकम ऑटोमनेल से। अच्छा, अब ये कोलचिसिन क्या करता है, ये कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं के निर्माण को रोक देता है, जिससे कारण गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता है और स्वबहुगुणिता आ जाती है। दूसरा पढ़ते हैं अपन इसका प्रकार परबहुगुणिता। इसमें क्या होगा, 2 भिन्न भिन्न जातियों में संकरण करा करके बहुगुणिता अगर उत्पन्न की जाती है तो वो होगी परबहुगुणिता। इसमें तो कोशिका स्वयं ही कर रही थी, इसमें 2 अलग अलग कोशिकाओं को मिला करके परबहुगुणिता पैदा करेंगे। जैसे देखिए रेफेनस सैटाइवम, ये मूली का वानस्पतिक नाम है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 होती है। और ब्रेसिका ओलेरेसिया, ये गोभी का वानस्पतिक नाम है, इसमें 2n बराबर 18 होती है। तो अगर रेफेनस और ब्रेसिका इन दोनों में संकरण कराया जाए तो प्राप्त होने वाला पादप कहलाएगा रेफेनो ब्रेसिका। रेफेनस से रेफेनो, ब्रेसिका से ब्रेसिका, और इसमें 2n बराबर 36, क्योंकि इससे भी 18 और इससे भी 18 आ जाएंगे। इस प्रकार गुणसूत्रों का समुच्चय बढ़ गया, पर बहुगुणिता पैदा हो गई, लेकिन 2 अलग अलग जातियों को मिलाने से। ऐसे कैसे उदाहरण और देखिए, टिट्रिकम यानी गेहूं और सिकेल यानी राई, इन दोनों में संकरण करा करके टिट्रिकेल पादप प्राप्त किया गया, जो भी पर बहुगुणिता का उदाहरण है। तो ये तो अपन ने सारा का सारा क्या पढ़ा, सुगुणिता। अब अपन दूसरा पढ़ रहे हैं असुगुणिता। देखो सुगुणिता पूरा का पूरा जीनोम बढ़ रहा है, n से 2n हुआ, 2n से 3n हुआ, लेकिन असुगुणिता में 1 या अधिक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि होगी। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, 2n - 1 हो सकता है या 2n + 1 हो सकता है। यानी जो 2n संख्या है उसमें 1 घट सकता है, 2 घट सकता है। जो गुणसूत्रों की संख्या 2n उसमें 1 बढ़ सकता है, 2 बढ़ सकता है। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का अनियमित पृथक्करण हो जाता है, वो ढंग से बंटवारा नहीं होता है। इस कारण किसी कोशिका में एकाध गुणसूत्र बढ़ जाता है और किसी में एकाध घट जाता है। अब ये 2 प्रकार का है, पहला है अधोगुणिता और दूसरी है अधिगुणिता। अधोगुणिता में क्या होगा, इसमें 1 या 1 से अधिक गुणसूत्रों की कमी होगी तो कहलाएगी अधोगुणिता। अब ये वापस 2 प्रकार की है, एक न्यून सूत्रता और द्विन्यून सूत्रता। एक न्यून मतलब 1 गुणसूत्र कम हो जाएगा, यानी 2n - 1 हो जाएगा। द्विन्यून सूत्रता में क्या होगा, 2 गुणसूत्रों की कमी, यानी 2n - 2 हो जाएगा। तो दूसरा पढ़ते हैं अधिसूत्रता या अधिगुणिता। इसमें 1 या 1 से अधिक गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। ये वापस 2 प्रकार का है, एकाधिसूत्रता यानी 1 गुणसूत्र अधिक हो जाएगा, यानी 2n + 1 हो जाएगा। और द्विअधिसूत्रता मतलब 2 गुणसूत्र अधिक हो जाएंगे, यानी 2n + 2 हो जाएगा। तो ये अपन ने पढ़ा था संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, सुगुणिता और असुगुणिता। अब हम पढ़ते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। पहले परिभाषा देखते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना में अचानक, स्थायी और वंशागत होने वाले परिवर्तन ही संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ये अपन प्रकार देखें तो ये 4 प्रकार का है। पहला विलोपन पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र से कोई खंड टूटेगा और टूट करके लुप्त हो जाएगा, वो कहलाएगा विलोपन। और इसे ध्यान रखना, हीनता भी कहते हैं।
ये दो प्रकार का है, अंतस्थ या शीर्षस्थ विलोपन। इसमें गुणसूत्र का शीर्ष भाग से खंड टूटेगा। कहां से? शीर्ष भाग से। तो अंतराली विलोपन में क्या होगा? इसमें गुणसूत्र के मध्य भाग से खंड टूटकर नष्ट होगा, यानी गुणसूत्र के बीच में से भाग टूटकर विलोपित हो रहा तो अंतराली, और शीर्ष में से टूटकर विलोपित हो रहा तो अंतस्थ। दूसरा स्थानांतरण, इसमें गुणसूत्र खंड टूटेगा और टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर जुड़ जाएगा, तो वो कहलाएगा स्थानांतरण। ये दो प्रकार का, एक पार्श्विक और द्विपार्श्विक। एक पार्श्विक में क्या होगा? केवल एक गुणसूत्र खंड टूटकर दूसरे में जुड़ेगा, यानी एक का टूटेगा और दूसरे में जुड़ेगा, तो होगा एक पार्श्विक। और अगर दोनों गुणसूत्र अपने खंडों का आदान प्रदान करें, दोनों से खंड टूटे और एक दूसरे में जुड़ जाए, तो वो कहलाएगा द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तीसरा प्रतिलोमन, इसमें गुणसूत्र का खंड टूटकर 180 डिग्री घूमकर वापस उसी गुणसूत्र से जुड़ जाएगा। ये दो प्रकार का है, परिकेंद्रीय और पारकेंद्रीय। परिकेंद्रीय कब कहेंगे? तो जिस खंड का प्रतिलोमन हुआ है उसमें अगर सेंट्रोमियर उपस्थित है तो कहलाएगा परिकेंद्रीय, और जिस खंड का प्रतिलोमन हुआ उसमें सेंट्रोमियर अनुपस्थित है तो होगा पराकेंद्रीय। तो एक बार आपस देखिए, विलोपन में क्या हुआ? खंड टूटकर लुप्त हो जाएगा। तो स्थानांतरण में खंड टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर जुड़ जाएगा। तो प्रतिलोमन में खंड टूटेगा, 180 डिग्री घूमेगा और वापस उसी गुणसूत्र से जुड़ जाएगा। और अब इसका चौथा प्रकार है द्विगुणन। इसमें क्या होगा? गुणसूत्र पर स्थित जीनों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, यानी कोई जीन है, उसकी पुनरावृत्ति होने से वो जीन 2 या 2 से अधिक बार आ जाएगा। तो ये था संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और इसी प्रकार हमने आज की वीडियो में उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।